सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। मैं आर के सोनी आप सभी का करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिस सिद्धांत का नाम है लेव वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। तो लेव वाइगोत्स्की इन्हीं के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका रोल सीडीपी में, चाहे सीटेट का पेपर हो, चाहे यूपीटेट का पेपर हो, या किसी भी अदर स्टेट का टेट का पेपर हो, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हम इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इनके पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। क्या नाम है? इनका पूरा नाम क्या है? लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। ठीक है ना? तो इस नाम को भी आप जानते रहिएगा कि इनका पूरा नाम क्या है, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। मतलब लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। लेव वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लेव वाइगोत्स्की जिस सिद्धांत से जाने जाते हैं उस सिद्धांत का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइगोत्स्की मुख्य रूप से उसे अपने सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना? आप देख रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की मनोविज्ञान की दुनिया में जिस सिद्धांत से इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उस सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के नाम से लेव वाइगोत्स्की मनोविज्ञान की दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। ठीक है ना? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि एक बच्चा समाज में रहकर और समाज की संस्कृतियों को सीख कर या उसका जो विकास होता है, उस विकास में कहीं न कहीं समाज की संस्कृतियां उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या करती हैं? आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कौन प्रेरित करता है? समाज की संस्कृतियां ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं या विकास करने के लिए उसे प्रेरित करती हैं। कहीं न कहीं जो समाज की संस्कृतियां होती हैं, उन संस्कृतियों को बच्चा सीखता है, उसका अनुकरण करता है और अनुकरण करके कहीं न कहीं वह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का यह मानना है कि बच्चा समाज में रहकर ही अपना अधिगम करता है या अपने अधिगम की शुरुआत करता है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व लेव वाइगोत्स्की के द्वारा समाज को दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि एक बच्चे का जो अधिगम होता है या जो अधिगम की शुरुआत होती है, वह कहाँ से होती है? समाज से होती है। यानी समाज को इनके द्वारा ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। और आप देखेंगे कि इनके सिद्धांत में आप जहाँ भी जो भी इनके सिद्धांत को आप देखेंगे या इनका जो प्रमुख सिद्धांत है, उस सिद्धांत में आप सामाजिक शब्द लिखा हुआ जरूर पाएंगे। कौन सा शब्द लिखा हुआ पाएंगे?
सामाजिक शब्द लिखा हुआ जरूर पाएंगे, यानी इनके सिद्धांत में सामाजिक शब्द जरूर आप लिखा हुआ पाएंगे। तो कहीं न कहीं आपको पहचानने में कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यदि आपको यह मालूम रहेगा या आपके दिमाग में बात रहेगी कि सामाजिक शब्द जरूर लिखा हुआ रहता है इनके सिद्धांत में, तो आप पकड़ लेंगे कि यह किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो सामाजिक शब्द को आप याद रखिएगा कि इनके सिद्धांत में सामाजिक शब्द जरूर लिखा हुआ मिलेगा। यह कहीं ना कहीं आपका क्या एक प्रकार का ट्रिक है, क्या है, एक प्रकार का ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके सिद्धांत को पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक ना। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यह सिद्धांत कहीं न कहीं लेवागोस्की के द्वारा दिया गया है। कैसे हमें पता चला, हमें यह पता चला कि इनके सिद्धांत में जहाँ कहीं भी सामाजिक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, उससे हमें यह पता चल जाएगा कि यह सिद्धांत किसका है, यह सिद्धांत किसका है, लेवागोस्की का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत कहीं न कहीं समाज को ज़्यादा महत्व प्रदान करता है, और लेवागोस्की का कहना है कि प्रत्येक बच्चा समाज में रह करके और उसका अनुकरण करके ही सीखता है। तो कहीं न कहीं जो अनुकरण की प्रक्रिया होती है वह एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया होती है, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे, तो आपको आगे समझाने का प्रयास करेंगे कि जो सामाजिकरण होता है समाज से या समाज की संस्कृतियों को जो बच्चा सीखता है, उसका अनुकरण करता है, वह कैसे करता है, तो वह कहीं न कहीं सामाजिक अंतःक्रिया करके ही करता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही एक बच्चा समाज के रहन सहन को, उसकी संस्कृतियों को सीखता है। तो कहीं न कहीं अगर एक पॉइंट अगर हमको याद हो जाए की पॉइंट के रूप में, की पॉइंट क्या रहेगा, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या रहेगा, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया या कहीं न कहीं लेवागोस्की के सिद्धांत को समझने का या याद करने का एक महत्वपूर्ण की पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सोशल इंटरएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोशल इंटरएक्शन कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा महत्व लेवागोस्की के द्वारा समाज को दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं है जो समाज को ज्यादा महत्व प्रदान करते हो। सिर्फ लेवागोस्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि बच्चा समाज में रह कर ही चीजों को सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा चीजों को सीखता है या वह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो सोशल इंटरएक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया इनके सिद्धांत का क्या है, की पॉइंट है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब तक सोशल इंटरएक्शन होगा नहीं, विचारों का आदान प्रदान होगा नहीं, है ना, हमारी बात को आप सुनेंगे, आपकी बात को हम सुनेंगे, या जो विचारों का साझा होता है वह जब तक होगा नहीं, तब तक बच्चा समाज से कैसे चीज़ों को सीखेगा। यानी जो बच्चा समाज से चीज़ों को सीख रहा है या कोरिलेट हो रहा है या अंतःक्रिया हो रहा है, उससे क्या बोला जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सोशल इंटरएक्शन बोला जाता है। या कहीं न कहीं लेवागोस्की के सिद्धांत को समझने के लिए क्या है, की पॉइंट है। इसको आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या है, इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं। तो हम इनके सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं उससे परिचित होंगे। इनके सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं उससे हम लोग परिचित होंगे। तो अन्य नाम जो है, अन्य नाम, इनके सिद्धांत के अन्य नाम जो है, अन्य नाम में कौन सा है, पहला है आपका सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। क्या है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। दूसरा है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। क्या है, दूसरा कौन सा है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। और तीसरा क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप देख रहे हैं कि इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से पहला नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, दूसरा नाम है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत,
तीसरा नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था शुरू में कि इनके सिद्धांत में सामाजिक शब्द लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सामाजिक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सामाजिक लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सामाजिक लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ सामाजिक लिखा हुआ मिलेगा वह सिद्धांत कहीं न कहीं किसका होगा, लेवागोस्की का होगा। समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके इस सिद्धांत के अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। जैसे मैंने जो आपको बताया कि इनके सिद्धांत का जो प्रमुख नाम है या इनका जो प्रमुख सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी जो इनका प्रमुख सिद्धांत है या जिस सिद्धांत से मनोविज्ञान की दुनिया में जाने जाते हैं उस सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है कि इनका सिद्धांत क्या है या इनके का जो मेन सिद्धांत है या जो प्रमुख सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना। अब इनके अन्य सिद्धांत भी हैं। अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अन्य प्रमुख सिद्धांत, अन्य प्रमुख सिद्धांत। अब हम लोग अन्य प्रमुख सिद्धांत के विषय में जानेंगे कि वह कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अन्य हैं। अन्य मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अलावा जो अन्य सिद्धांत हैं वह कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें से जो पहला सिद्धांत है इनका जो पहला सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। क्या है, सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। पहले हम लोग जो अन्य सिद्धांत हैं, अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों के नाम से परिचित होंगे। पहले हम लोग यह जान लेंगे कि कौन कौन से अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं, उनका नाम क्या क्या है, तो उससे हम लोग को सहूलियत मिलेगी आगे पढ़ने में। तो पहला क्या है, सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत, सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। ठीक है ना। पहला नाम क्या हुआ, सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है थ्योरी ऑफ कल्चरल टूल्स। ठीक है ना। यह इनका अन्य प्रमुख सिद्धांत है पहला। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, मनोवैज्ञानिक उपकरण का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। यानी पहला सिद्धांत क्या हुआ, सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। दूसरा कौन सा हुआ, मनोवैज्ञानिक उपकरण का सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा कौन सा है, तीसरे सिद्धांत का नाम क्या है। तो तीसरे सिद्धांत का नाम है पारस्परिक शिक्षण। क्या नाम है, पारस्परिक शिक्षण तीसरे सिद्धांत का नाम है। तो जो तीसरा सिद्धांत है उसका क्या नाम है, पारस्परिक शिक्षण। क्या नाम है, पारस्परिक शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। ठीक है ना। यह तीसरा सिद्धांत हुआ। चौथा सिद्धांत है आंतरिकीकरण का सिद्धांत। क्या नाम है, आंतरिकीकरण का सिद्धांत। यह इनका चौथा सिद्धांत है। अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरनलाइजेशन थ्योरी। ठीक है ना। ये चौथा हुआ आंतरिकीकरण का सिद्धांत। अब हम लोग पांचवा देखेंगे। पहले हम लोग नाम से परिचित हो रहे हैं। नाम से जब हम लोग परिचित हो जाएंगे तब हम लोग एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वह कौन कौन सा अन्य सिद्धांत है और उनका नाम क्या है। तो उस क्रम में हम लोग पांचवा पढ़ेंगे, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर। KNOWLEDGEBL
ABLE, मोर नॉलेजेबल अदर। पांचवा कौन सा है? संभावित नजदीकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पांचवा है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर। छठा है संभावित नजदीकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंग्रेजी में कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि सातवां इनका जो अन्य सिद्धांत है, अन्य प्रमुख सिद्धांत है, उसका क्या नाम है। तो सातवां जो अन्य प्रमुख सिद्धांत है उसका नाम है ढांचा निर्माण पाड़ मचान पाइट आधारभूत आलम्बन या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इसके फोल्डिंग। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कई नाम लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यह कई नामों से जाना जाता है। ढांचा निर्माण भी कहा जाता है, पाड़ भी कहा जाता है, मचान भी कहा जाता है, पाइप भी कहा जाता है, आधारभूत भी कहा जाता है और आलम्बन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसके फोल्डिंग कहा जाता है, SCAFFOLDING। ठीक है। अब हम लोग आठवां बात करेंगे। आठवां है भाषा विचार से पहले आती है। क्या है? भाषा विचार से पहले आती है। क्या है? भाषा विचार से पहले आती है। ठीक है ना। आठवां क्या है? भाषा विचार से पहले आती है। वहीं पर नौवां कौन सा है? व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता या अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइवेट स्पीच या ऐसे कहा जाता है इनर स्पीच। क्या कहा जाता है? इनर स्पीच कहा जाता है। यानी जो हमारा नौवां है और आखिरी है व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, अंग्रेजी में प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत का जो प्रमुख नाम है, उस सिद्धांत का प्रमुख नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी इसी सिद्धांत के नाम से लेवाइगोस्की को मनोविज्ञान की दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अन्य नामों में हमने देखा कि पहला अन्य नाम था सामाजिक संरचना का सिद्धांत, दूसरा नाम था सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत और तीसरा नाम था आपका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह इनके सिद्धांत के अन्य नाम थे। फिर मैंने आपको बता रहा था कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत होता है इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि लेवाइगोस्की का मानना है कि एक बच्चा समाज में रहकर और उसकी संस्कृतियों के द्वारा, यानी संस्कृतियों का अनुकरण करके बच्चा समाज में अपना विकास करता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी यहाँ पर लेवाइगोस्की के द्वारा समाज को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है और कहा गया है कि बच्चा समाज में रह करके अपना अधिगम करता है। फिर मैंने आपको बताया कि इनके सिद्धांत के अलावा भी कुछ अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं। उन प्रमुख अन्य सिद्धांतों में मैंने आपको पहला नाम बताया था सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत, दूसरा नाम मैंने आपको बताया था मनोवैज्ञानिक उपकरण का सिद्धांत, तीसरा नाम मैंने आपको बताया था पारस्परिक शिक्षण और चौथा नाम मैंने आपको बताया था आंतरिकीकरण का सिद्धांत और पांचवा मैंने आपको बताया था ज्यादा ज्ञानी दूसरा और छठा मैंने आपको बताया था संभावित नजदीकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और सातवां मैंने आपको बताया था ढांचा निर्माण, पाड़ मचान पाइट, आधारभूत आलम्बन स्कैफोल्डिंग और आठवां मैंने आपको बताया था भाषा विचार से पहले आती है और नौवां मैंने आपको बताया अभी
कि व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, जिसे अंग्रेजी में प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक सिद्धांत को लेंगे और डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। तो अन्य प्रमुख सिद्धांतों में मैंने आपको बताया था कि पहला सिद्धांत अन्य सिद्धांतों में है, उस सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। क्या नाम है? सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला अन्य प्रमुख सिद्धांत है सांस्कृतिक 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 उपकरण सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। क्या नाम है? सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत। ठीक है ना, पहले नाम को याद रखिए दिमाग में कि नाम क्या है, सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत है। अब इसका मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक उपकरण का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे सभी साधन या यंत्र या उपकरण जिसके माध्यम से कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करता है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, तब समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे सभी उपकरण, ऐसे सभी यंत्र या उपकरण, ऐसे सभी यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से एक बच्चा या एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करता है और साथ ही साथ वह एक दूसरे से मेल मिलाप भी करता है। उसे सांस्कृतिक उपकरण कहा जाता है। उसे सांस्कृतिक उपकरण कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ऐसे सभी यंत्र या ऐसे सभी उपकरण जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से एक बच्चा या एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करता है या संपादित करता है या कामकाज को करता है, और साथ ही साथ ऐसे उपकरण जो एक दूसरे को मेल मिलाप करने में या एक दूसरे को कनेक्टेड करने में सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे सभी यंत्र या ऐसे सभी उपकरण को सांस्कृतिक उपकरण कहा जाता है। समझ गए होंगे ना? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ऐसे सभी यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से एक बच्चा या एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करता है और साथ ही साथ वह एक दूसरे से मेल मिलाप भी करता है, उसे सांस्कृतिक उपकरण कहा जाता है। समझ गए ना? यानी जिसकी सहायता से हम अपने जीवन में या अपने दैनिक जीवन में या दिन प्रतिदिन के जीवन में सहायता प्राप्त करके अपने कार्यों को संपादित करते हैं या करते हैं, उसे सांस्कृतिक उपकरण कहा जाता है। और साथ ही साथ ऐसे यंत्र या ऐसे उपकरण जिसकी मदद से या जिसकी सहायता से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, यानी मेल मिलाप होता है, कनेक्टेड होता है, उसे क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक उपकरण बोला जाता है। समझ गए ना? अब हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करता है और साथ ही साथ एक दूसरे से मेल मिलाप भी करता है, मिलता जुलता भी है। तो उन एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो उन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा पहला एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल होगा वह है, जैसे आप देखे होंगे ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। फिर आप देखेंगे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर
लेटर है, फिर आप देखेंगे वॉच है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर मैप है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे फेसबुक है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टाग्राम है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे टेलीग्राम है, आदि। मतलब ऐसे ये सभी उपकरण हैं, इनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स के रूप में लिखा हुआ है, इनकी सहायता से कहीं न कहीं ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है या परिचय करता है, प्राप्त करता है, या मिलता जुलता है, या मेल मिलाप होता है। आप देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, है ना, आप एक दूसरे से परिचित होते हैं, मेल मिलाप होता है, बहुत कुछ फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से लोग। इंस्टाग्राम है उसी प्रकार से, टेलीग्राम भी उसी प्रकार से, है ना। ये सभी ऐसे उपकरण हैं जिसकी सहायता से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, यानी मेल मिलाप होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोब है, कैलकुलेटर है ना, ये सब ऐसे यंत्र हैं, ऐसे उपकरण हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करता है, संपादित करता है। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांस्कृतिक उपकरण किसे कहा जाता है। यानी सांस्कृतिक उपकरण एक ऐसे उपकरण होते हैं या ऐसे यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को करता है और साथ ही साथ उसकी सहायता से वह एक दूसरे से मिलता जुलता है। ऐसे सभी उपकरण को क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक उपकरण बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्या पढ़ेंगे? मनोवैज्ञानिक उपकरण पढ़ेंगे। दूसरा हमारा कौन सा होगा? मनोवैज्ञानिक उपकरण होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है मनोवैज्ञानिक उपकरण। मनोवैज्ञानिक उपकरण, मनोवैज्ञानिक उपकरण। और मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या होता है? ऐसे सभी यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर विचारों को प्रकट करने की बात की जा रही है। सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से हम दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करते थे और साथ ही साथ एक दूसरे से मिलते जुलते थे। यहाँ पर जो भी उपकरण आप देखेंगे उसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसे सभी यंत्र, ऐसे सभी यंत्र या उपकरण, ऐसे सभी यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा जाता है। उसे मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा जाता है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ऐसे सभी यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है उसे मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा जाता है। यहाँ पर विचारों को प्रकट करने की बात की जा रही है। ध्यान देना है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? विचारों को प्रकट करने की बात की जा रही है। ऐसे यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है उससे क्या बोला जाता है? मनोवैज्ञानिक उपकरण बोला जाता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर विचारों को प्रकट करने की बात की जा रही है। वहाँ पर क्या बात की जा रही थी? वहाँ पर दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करने की बात की जा रही थी और साथ ही साथ मेल मिलाप की बात की जा रही थी। यहाँ पर विचारों को प्रकट करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना। वहाँ पर किसकी बात की जा रही थी? वहाँ पर दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करने की बात की जा रही थी और मेल मिलाप की बात की जा रही थी। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर विचारों को प्रकट करने की बात की जा रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखेंगे
कि विचार जो प्रकट किए जाते हैं वो कितने प्रकार से विचार प्रकट किए जाते हैं। कोई व्यक्ति जब अपने विचारों को प्रकट करता है तो वह कितने प्रकारों से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने विचारों को कितने प्रकार से प्रकट कर सकता है, तो कोई व्यक्ति अपने विचारों को 3 प्रकार से प्रकट कर सकता है। यानी 3 प्रकार से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है। कोई व्यक्ति 3 प्रकार से अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। वह 3 विचार कौन कौन सा है? आप देखेंगे इसमें से पहला है आपका भाषा, यानी भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। दूसरा है आपका चिन्ह। क्या है? चिन्ह, यानी चिन्ह के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। तीसरा है आपका संकेत। क्या है? संकेत। ठीक है। संकेत के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए ऐसे कितने माध्यम हैं। तो पहला माध्यम क्या हो गया? पहला प्रकार क्या हो गया? भाषा हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो गया? चिन्ह हो गया। और तीसरा प्रकार आपका क्या हो गया? संकेत हो गया। यानी 3 ऐसे प्रकार हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। जिसे आप देखें एग्जाम्पल्स के रूप में, आप देखें यहाँ पर एक व्यक्ति को प्यास लगा हुआ है, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको प्यास लगी है। तो प्यास लगी है तो वह पानी पीने के लिए या पानी मांगने के लिए वह बोलकर कह सकता है, बोलकर बता सकता है कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी है। यानी भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो यहाँ पर भाषा के माध्यम से हो गया। दूसरा चिन्ह के माध्यम से, यहाँ पर आप देखे होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो यह चाहता है कि मैं भाषा का प्रयोग न करके बल्कि चिन्ह के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करूं। तो वह चाहे तो यहाँ पर एक गिलास बना सकता है। यहाँ पर क्या बना सकता है? गिलास बना सकता है और गिलास में पानी भर सकता है। हाँ, और कह सकता है कि मुझे गिलास पानी दीजिए। यानी चिन्ह के माध्यम से या कुछ इस प्रकार के चिन्ह बना दे, मार्क बना दे, जिससे सामने वाले को यह पता चल जाए कि उसे किस चीज की जरूरत है। यानी उसे गिलास पानी की जरूरत है, तो इस प्रकार का चित्र बना दिया जाए, चिन्ह बना दिया, जिससे सामने वाले को यह पता चल जाए कि उसे किस चीज की आवश्यकता है। उसके बाद संकेत है। संकेत के माध्यम से भी कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे इशारों के माध्यम से या इशारा करके कोई व्यक्ति क्या कर सकता है कि मुझे प्यास लगी है। जैसे आप देखे होंगे कि ऐसे मुंह करके या मुंह पर या ओठ पर हाथ रख करके लोग इशारा करते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे कृपया पानी पिलाइए। तो कहीं न कहीं यह 3 प्रकार है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। जिसमें से पहला आपका क्या हो गया? भाषा हो गया। दूसरा क्या होगा? चिन्ह हो गया। तीसरा क्या होगा? आपका संकेत हो गया। इस बात को आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। अब हम लोग तीसरे की बात करेंगे कि तीसरा वह अन्य प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। नाम से तो हम लोग परिचित हो गए हैं, अभी डिटेल्स पढ़ना जरूर बाकी है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो हमारा सिद्धांत तीसरा है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या होता है। तो जो हमारा तीसरा अन्य प्रमुख सिद्धांत है उसका नाम है, आपका देख रहे हैं, पारस्परिक क्या नाम है? पारस्परिक शिक्षण। क्या नाम है? पारस्परिक शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल टीचिंग बोला जाता है। रेसिप्रोकल टीचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल टीचिंग बोला जाता है। ठीक है ना। पारस्परिक शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जा रहा है? रेसिप्रोकल टीचिंग बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पारस्परिक शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो पारस्परिक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? दोनों पक्ष। क्या होता है? दोनों पक्ष। ठीक है ना। जो पारस्परिक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोनों पक्ष। समझ गए ना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि विचारों के आदान प्रदान के दौरान समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को सिखाते हैं।
इसे आपसी या पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को हम लोग लिख लेते हैं, तब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पारस्परिक शिक्षण क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। विचारों के आदान प्रदान के दौरान, विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान के दौरान समूह के सभी सदस्य, समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। इसे आपसी या पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में म्यूचुअल टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। विचारों के आदान प्रदान के दौरान समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को सिखाते हैं। इसे आपसी या पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में म्यूचुअल टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना। एक बार फिर से पढ़िएगा। विचारों के आदान प्रदान के दौरान समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को सिखाते हैं। इसे आपसी या पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में म्यूचुअल टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि समूह के जो भी सदस्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति सीखता है दूसरा नहीं सीखता है, या एक जो सिखा रहा होता है ना, और जो सीख रहा होता है, जो सीख रहा होता है सिर्फ सीख ही रहा होता है, जो सिखा रहा होता है सिर्फ सिखा ही रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो सीख रहा होता है वो सिखा भी रहा होता है, और जो सिखा रहा होता है वो सीख भी रहा होता है। यानी यहाँ पर समूह के सभी पक्ष सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बेटा। ध्यान क्या रखना है कि समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को सिखा भी रहे होते हैं और एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, आपसी या पारस्परिक शिक्षण बोला जाता है। यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा हुआ है, आपसी शिक्षण पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, आपसी शिक्षा पड़ा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, म्यूचुअल टीचिंग बोला जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल से और बातें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सीता का गीता को गणित सिखाना और गीता का सीता को विज्ञान सिखाना। क्या, विज्ञान सिखाना। ठीक है ना, विज्ञान सिखाना। ठीक। यानी आप देख रहे हैं कि दो बच्चियां हैं, एक बच्ची का नाम है सीता और दूसरी बच्ची का क्या नाम है, गीता। यानी सीता गीता को गणित सिखा रही है और गीता सीता को क्या सिखा रही है, विज्ञान सिखा रही है। यानी दोनों एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं और जब दोनों एक दूसरे से सीखते हैं तभी क्या होता है, आपसी शिक्षण होता है, यानी म्यूचुअल टीचिंग होता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं और दोनों एक दूसरे से सीखते भी हैं। जब दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, तभी उसे क्या बोला जाता है, आपसी शिक्षण बोला जाता है, जिसे म्यूचुअल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, सीटेट का एग्जाम्पल है। सीटेट का एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा साफ करेंगे तब आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल और क्वेश्चन आया हुआ था, सीटेट का क्वेश्चन है
क्वेश्चन है सीटेट का, पारस्परिक शिक्षण के दौरान कैसा संबंध होता है। ठीक है, अब ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था प्लस प्लस, ऑप्शन बी था प्लस माइनस, ऑप्शन सी था माइनस माइनस, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता दिया हूं कि पारस्परिक शिक्षण का क्या मतलब होता है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया हूं पारस्परिक शिक्षण का क्या मतलब होता है, इसलिए आपको इस सवाल को लगाने में या इसके आंसर को ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी प्लस प्लस होगा। अब प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि प्लस प्लस का मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सिखा भी रहा है और दूसरा व्यक्ति सीख भी रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को सिखा भी रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। जब दोनों एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं और जो दोनों एक दूसरे से सीख रहे होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, प्लस प्लस बोला जाता है। यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं और जब दोनों एक दूसरे से सीख रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति तो जो सीख रहा है ना, यानी एक व्यक्ति सिखा रहा है दूसरा सीख नहीं रहा है। यहाँ पर प्लस का मतलब हुआ है ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी व्यक्ति को सिखा तो रहा है लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो सीख नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। पारस्परिक शिक्षण के दौरान क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो प्लस प्लस होता है। लेकिन जब यहाँ पर इसका मतलब क्या निकाला है, इसका मतलब होता है कि एक पक्ष तो सीख रहा है लेकिन दूसरा पक्ष नहीं सीख रहा है। समझ गए ना, यानी एक पक्ष जो सिखा रहा है और दूसरा पक्ष सीख नहीं रहा है ना। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है एक पक्ष तो लाभान्वित हो रहा है लेकिन दूसरा पक्ष लाभान्वित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक पक्ष तो सिखा रहा है ना, लेकिन दूसरा पक्ष सीख नहीं रहा है, तो प्लस माइनस हो गया। और माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस का मतलब हुआ कि ना तो पहला पक्ष सीख रहा है ना तो दूसरा पक्ष सीख रहा है। यानी यहाँ पर दोनों क्या है, लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, ना तो पहला पक्ष सीख रहा है ना तो दूसरा पक्ष सीख रहा है। माइनस माइनस हो गया। जबकि इसके बारे में क्या बताया मैंने आपको कि दोनों पक्ष एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, तो ये भी कट गया, तीसरा इनमें से कोई नहीं, ये भी कट गया। यानी सही कौन सा हो गया आपका, प्लस प्लस हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा हमारा है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, नहीं सॉरी, चौथा हमारा आंतरिकीकरण का सिद्धांत। क्या है, आंतरिकीकरण का सिद्धांत। चौथे सिद्धांत का क्या नाम है, आंतरिकीकरण का सिद्धांत। आंतरिकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, चौथे सिद्धांत का क्या नाम है, आंतरिकीकरण का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब होता है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने समाज की संस्कृतियों को सीखता है। यानी समाज में जो व्याप्त होती है, जो संस्कृतियां होती है, जैसे रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आदतें, संस्कार आदि को सीख कर बच्चा अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। उससे क्या बोला जाता है, आंतरिकीकरण का सिद्धांत बोला जाता है। लिखेंगे यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने समाज की संस्कृतियों को सीखता है, जैसे रहन सहन,
रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, भाषा, आदतें, संस्कार, आदि आदि को सीख कर वह अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस प्रक्रिया को आंतरिकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रक्रिया को आंतरिकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई बच्चा अपने समाज में जो भी उसकी संस्कृतियां होती हैं उन सभी संस्कृतियों को सीखता जाता है, ग्रहण करता जाता है, अनुकरण करता जाता है और सीख कर अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसे आप देखे होंगे कि रहन सहन का तरीका होता है, खान पान का तरीका होता है, बोली भाषा का तरीका होता है, आदतें होती हैं, संस्कार होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं समाज में जिसको बच्चा सीख कर आगे बढ़ता है, यानी उसका अनुकरण करता है ना। इसके लिए कोई बच्चा किसी विद्यालय में नहीं जाता है ना। आप देखे होंगे जैसे बड़ों से नमस्ते करना, बड़ों का पैर छूना, बड़ों का सम्मान करना है ना, शादी विवाह का रीति रिवाज, दाह संस्कार की विधियाँ ना, उठने बैठने का तरीका, कैसे बोलना है, बोलने का तरीका, खान पान का तरीका, पहनावा का तरीका इत्यादि ऐसे सभी चीज़ें होती हैं या संस्कृतियाँ होती हैं जिसको बच्चा अपने समाज से ही सीखता है। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए कोई बच्चा किसी विद्यालय में नहीं जाता है। आप देखे होंगे कि इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए कोई बच्चा विद्यालय में नहीं जाता है, बल्कि वह अपने समाज से ही इन चीज़ों को सीखता जाता है, उसको ग्रहण करता जाता है और उसका आत्मसात करता हुआ चला जाता है। ठीक है, जब इन सभी चीज़ों को वह आत्मसात करते हुआ चला जाता है, ग्रहण करते हुआ चला जाता है, सीखते हुआ चला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? आंतरिकीकरण का सिद्धांत बोला जाता है। जिसे आप देख रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा अपने समाज की संस्कृतियों को सीखता है, जिससे रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, आदतें, संस्कार आदि को सीखकर वह अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस प्रक्रिया को आंतरिकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ों को सम्मान करना, नमस्ते करना, उनका पैर छूना है ना, या एक शादी विवाह का जो भी रीति रिवाज होता है, जो कल्चर होता है, वह दाह संस्कार की जो विधियां होती हैं है ना, या बोली भाषा जो भी होता है, आप कैसे अपने परिवार में समाज में बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को आप सीखते हैं समाज से ना। रहन सहन कैसे आप रहते हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप समाज से सीखते हैं। खान पान का आपका क्या तरीका है, आपका पहनावा का क्या तरीका होता है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने समाज से, अपने परिवार से सीखते हैं। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप किसी विद्यालय में नहीं जाते हैं है ना, बल्कि आप अपने समाज से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, आत्मसात करते चले जाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? आंतरिकीकरण का सिद्धांत बोला जाता है। अब हम लोग पांचवा पढ़ेंगे। पांचवें सिद्धांत का नाम है ज्यादा ज्ञानी दूसरा। क्या नाम है? ज्यादा ज्ञानी दूसरा। पांचवें सिद्धांत का क्या नाम है? ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अब हम लोग पांचवें सिद्धांत को पढ़ेंगे। और पांचवें सिद्धांत का क्या नाम है? ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अंग्रेजी में मैंने आपको बताया था मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है ना। अब ज्यादा ज्ञानी दूसरा क्या होता है? इसका यह मतलब होता है कि कोई बच्चा उसी व्यक्ति से सीखना चाहेगा जिसको उससे ज्यादा जानकारी होगी, है ना। कोई बच्चा उस व्यक्ति से कभी नहीं सीखना चाहेगा जिसको उससे कम जानकारी होगी। बात सही भी बात है ना। आप उस व्यक्ति से क्यों सीखेंगे जिसको आपसे कम ज्ञान होगा? जब आपसे कम ज्ञान उस व्यक्ति को है तो उससे आप कभी नहीं सीखेंगे। आप उसी व्यक्ति से सीखेंगे जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान हो या जानकारी हो। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई बच्चा उसी व्यक्ति से सीखना चाहेगा, उसी व्यक्ति से
उसी व्यक्ति से सीखना चाहेगा जिसको उससे ज़्यादा ज्ञान हो। ठीक है ना। कोई बच्चा उसी व्यक्ति से सीखना चाहेगा जिसको उससे ज़्यादा ज्ञान हो। अब किसको ज़्यादा ज्ञान होता है, किससे बच्चा सीखना चाहेगा? एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर किसको ज़्यादा ज्ञान होता है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे जो आपके माता पिता होते हैं, माता पिता को आपसे ज़्यादा ज्ञान होता है। फिर आप देखे होंगे कि भाई बहन, फिर आप देखे होंगे शिक्षक, फिर आप देखे होंगे कि सहपाठी। लेकिन यहाँ पर शर्त है, सहपाठी में शर्त है ज़्यादा बुद्धिमान। क्या है? ज़्यादा बुद्धिमान। यानी जो ज़्यादा बुद्धिमान आपका सहपाठी है उससे भी आप कहीं ना कहीं सीखते हैं या सीखना चाहेंगे। तो सीखना किससे आप चाहेंगे? माता पिता से आप सीखना चाहेंगे, भाई बहन से आप सीखना चाहेंगे, शिक्षक से आप सीखना चाहेंगे और ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी से आप सीखना चाहेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा क्या मतलब हुआ? ज़्यादा ज्ञानी दूसरा का मतलब होता है कि कोई बच्चा उसी व्यक्ति से सीखना चाहेगा जिसको उससे ज़्यादा जानकारी हो। वह बच्चा उस व्यक्ति से कभी नहीं सीखना चाहेगा जिसको उससे कम जानकारी हो। अब ज़्यादा जानकारी वाले में कौन कौन आते हैं? ज़्यादा जानकारी वाले में आप देख रहे हैं माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, शिक्षक आते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी आते हैं। ठीक है। तो मैं आज, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो शेष बचा हुआ उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर जहाँ दिक्कत आपको हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप सुझाव दे सकते हैं। मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।